हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही है। फ्रेंड्स, आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 में। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में दोस्तों आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। कितना सरल क्वेश्चन है। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा 1/5 कितनी होती है, 1/5 सदस्यों की। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी कारणवश गणपूर्ति के अभाव में अगर गणपूर्ति संख्या पूरी नहीं होती है तो स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा अगर बैठक होती है तो उसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति संख्या 1/5 सदस्य होती है। कितनी, 1/5 सदस्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, चकबंदी और भूमि संरक्षण। लघु सिंचाई जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास, लघु सिंचाई जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। ग्राम पंचायत द्वारा कृत्यों का संपादन किया जाता है जिसमें कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। पंचायती राज। बिल्कुल सही है, पंचायती राज। इसका आंसर ये सही है, पंचायती राज। ठीक है फ्रेंड्स, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए इसमें फ्रेंड्स बताइए, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ये क्वेश्चन आपने पॉलिटी में कई बार पढ़ा होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर ये सही है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किसके तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्रावधान किए गए। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, अनुच्छेद 243 खा में किसमें किया गया, अनुच्छेद 243 खा में। इसका आंसर सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसकी, त्रिस्तरीय व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए निम्नलिखित में से क्या सही है। आपको देखना है निम्नलिखित में से सही है। पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय समानता वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। कैसा कदम है, सराहनीय कदम है। किसकी दिशा में, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय समानता वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने में। ये कथन सही है। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, ये भी सही है। यानी कि इसके दोनों कथन सही हैं। इसका आंसर क्या सही है, इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। दोनों सही है। एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना था क्या सही है। पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय समानता वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में सराहनीय कदम है। बिल्कुल सराहनीय कदम है, ये सही है। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके एवं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपना योगदान देती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसके कथन दोनों सही है। इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही है कथन और कारण में। देखिए फ्रेंड्स, कथन कहता है
पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। कारण क्या है? कारण में देखिए, इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कारण भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसमें कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कथन व कारण दोनों सत्य हैं। कथन व कारण दोनों सत्य हैं। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या क्या है। देखिए इसमें अशिक्षा व ग्रामीण निर्धनता, अशिक्षा व ग्रामीण निर्धनता, दलगत राजनीति, संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में रुकावटों के कारण में अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, दलगत राजनीति, संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यहाँ बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ये कथन किसने कहा। मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यहाँ बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ये कथन किसका है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे। देखिए फ्रेंड्स, बताइए विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 50 ग्राम आते थे। कितने आते थे? 50 ग्राम। ठीक है, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। देखिए फ्रेंड्स, बताइए विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। देखिए इसमें नाडू, बलनाडु, मेलाग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नाडू। क्या थी? नाडू। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई नाडू थी। क्या थी? नाडू थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था। देखिए फ्रेंड्स, बताइए मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था। पटवारी का क्या कार्य होता था मुगल प्रशासन में? ग्राम प्रधान की सहायता करना। ग्राम प्रधान की सहायता करना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ग्राम प्रधान की सहायता करना। आगे देखिए, ग्राम के मुकदमों को सुनना, इसका कार्य नहीं था। केवल विकल्प ए सही है। केवल विकल्प ए सही है, दोनों सही है फ्रेंड्स, याद रखिए, केवल विकल्प ए सही है। केवल विकल्प ए सही है। इसका आंसर सी सही है, केवल विकल्प ए सही है। मुगल प्रशासन में पटवारी कार्य ग्राम प्रधान की सहायता करना। क्या करना? ग्राम प्रधान की सहायता करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था। देखिए फ्रेंड्स, बताइए मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार था। ग्राम समुदाय का, राज्य का, ग्राम के मुखिया का, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बताइए मुगल शासन व्यवस्था में गाँव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्य का। किसका था? राज्य का। याद रखिए फ्रेंड्स, राज्य का था। किसका था? राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है। ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सचिव। कौन संभालता है? सचिव। ठीक है, इसका आंसर बी सही है, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सचिव संभालता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है। देखिए फ्रेंड्स, सरपंच, पंच, ग्राम सचिव, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम सचिव रखता है। कौन रखता है? ग्राम सचिव। ठीक है, इसका आंसर सी सही है, ग्राम सचिव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। भारत में पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। देखिए फ्रेंड्स, बताइए गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। देखिए इसमें विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गांधी जी के समर्थन कारण था विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। कौन करता है? विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए फ्रेंड्स बताइए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की? देखिए फ्रेंड्स बताइए, 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु, किसके हेतु? 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की? देखिए फ्रेंड्स बताइए, शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 9 शर्तें। कितनी? 9 शर्तें। इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 9 शर्तें। ठीक है, और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6 शर्तें। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6 शर्तें, इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के भाग 9 एवं 9A से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए किस वित्त आयोग द्वारा एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, संविधान के भाग 9 एवं 9A से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए किस वित्त आयोग द्वारा एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया गया था? फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। 13वें वित्त आयोग में। किसमें? 13वें वित्त आयोग में भाग 9 और 9 से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया गया था। एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स आपको मालूम है, इसके 2 घटक थे। अनुदान के कितने घटक थे? 13वें वित्त आयोग में अनुदान के 2 घटक थे, जिसमें एक विशेष क्षेत्र मूल अनुदान और एक विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान। आपको याद रखना, एक विशेष क्षेत्र मूल अनुदान और एक विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान 13वें वित्त आयोग में प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वें वित्त आयोग ने विशेष क्षेत्र अनुदान प्राप्त करने के लिए कितनी शर्तों का निर्धारण किया था? देखिए इसमें फ्रेंड्स बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स याद रखिए, 4 शर्तें। कितनी? 4 शर्तें। 13वें वित्त आयोग ने विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों का निर्धारण किया था। 4 शर्तों का निर्धारण किया था। कितनी? 4 शर्तों का। ठीक है, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षा मुद्दे को उजागर किया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षा मुद्दे को उजागर किया? 10वें वित्त आयोग ने, 11वें वित्त आयोग ने, 12वें ने, 13वें में? फ्रेंड्स याद रखिए, 11वें वित्त आयोग ने। किसने? 11वें वित्त आयोग ने। ठीक है, इसका आंसर भी सही है। 11वें वित्त आयोग ने सर्वप्रथम स्थानीय निकायों के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षा मुद्दे को उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बताइए, अब और अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा के बिना और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी? 12वें वित्त आयोग में, 13वें वित्त आयोग ने, 14वें ने, 15वें में? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 15वें वित्त आयोग ने। इसका आंसर डी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा के बिना और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। प्रवेश स्तर की शर्त होगी 15वें वित्त आयोग में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित राष्ट्रीय, आगे देखिए, ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की? ग्राम स्वराज को कब तक जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की? देखिए फ्रेंड्स बताइए, 2025 तक, 2026 तक, 2027 तक, 2030 तक? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2026 तक। कब तक? 2026 तक। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक मंजूरी प्रदान की? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2014 में। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कब तक 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर स्वयं को ओडीएफ घोषित किया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कब तक। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा 2 अक्टूबर 2019 तक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019 तक 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर स्वयं को ओडीएफ घोषित किया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए केंद्रीय हिस्सा कितना होगा? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए केंद्रीय हिस्सा कितना होगा? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 60%। केंद्रीय हिस्सा 60% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए केंद्रीय हिस्सा 60% होगा और राज्यों का 40% होगा। राज्यों का 40% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में कब पारित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। आपको बताना 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब पारित किया गया? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए अगस्त 2005 में। कब पारित किया गया था? अगस्त 2005 में। 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पारित किया गया था। ठीक है, 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 7 सितंबर 2005 को। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। इसकी अधिसूचना जारी की गई 7 सितंबर 2005 को। पारित हुआ था 23 अगस्त 2005 को। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब लाया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा 1976 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1976 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1976 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 1976 में लाया गया था, जो 8 जनवरी 1977 में संपूर्ण प्रदेश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 8 जनवरी 1977 से संपूर्ण प्रदेश में लागू हुआ। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम स्तर पर तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन्म एवं मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। ये भी सरल क्वेश्चन है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 कि किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। आपको बताना किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा धारा 21 के तहत। किसके तहत? धारा 21 के तहत। इसका आंसर सी सही है। धारा 21 के तहत, धारा 21 के अंतर्गत। किसके? धारा 21 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत अधिकारी का? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी का। इसका आंसर भी सही है। ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीने में संशोधित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीने में संशोधित किया जाता है? आपको फ्रेंड्स मालूम होगा त्रैमासिक होता है। कैसे होता है? 3 महीने पर। ठीक है, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को 3 महीने पर संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। अब आपको बताना है ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। ठीक है, इसका आंसर भी सही है। त्रैमासिक आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्ण और निवास स्थान लिखने या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंड या जुर्माने के प्रावधान किया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। किस धारा के अंतर्गत? यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्ण और निवास स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो अधिनियम की किस धारा में दंड या जुर्माने का प्रावधान किया गया? देखिए इसमें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 13 में। किसमें? धारा 13 में। इसका आंसर डी सही है। धारा 13 में 50 रुपए तक के जुर्माने का दंड का प्रावधान है। कितने? 50 रुपए तक का। अधिनियम की धारा 13 के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्ण और निवास स्थान लिखने
और निवास स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो उसे जुर्माने के रूप में 50 रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? धारा 8 में, धारा 5 में, धारा 16 में, धारा 18 में? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 16 में। किसमें किया गया? धारा 16 में। धारा 16 में रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया। किसके? रजिस्टर के प्रारूप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म प्रमाण पत्र के बिना, किसके बिना? जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश ना देना, किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश ना देना किस अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? आपको बताना है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? किसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? अनुच्छेद 21 का। किसका? अनुच्छेद 21 का। फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर भी सही है। अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, किसी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश ना देना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ योजनाएं दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी सही सम्मिलित है। स्वजल योजना 1996-97 में। देखिए फ्रेंड्स, बताइए स्वजल योजना 1996-97 में बिल्कुल सही है। स्वजल योजना 1996-97 में आई थी। कब आई थी? 1996-97 में। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। स्वजल योजना 1996-97 में। ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण पेयजल योजना ये कब आई थी? ये भी 1996-97 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, ये भी 1996-97 में आई थी। यानी कि स्वजल योजना और ग्रामीण पेयजल योजना 1996-97, 1996-97 याद रखिए। आगे देखिए, गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना आई थी फ्रेंड्स 1997-98 में। कब आई थी? 1997-98 में। गंगा कल्याण योजना कब आई थी? 1997-98। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आई थी 1985-86 में। कब आई थी? 1985-86 में। इसको भी याद रखिए, 1985-86 में इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, बताइए समग्र आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, समग्र आवास योजना वर्ष 1999-2000 में। कब हुई थी? वर्ष 1999-2000 में। कौन सी योजना? समग्र आवास योजना। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का संबंध है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का संबंध किससे? प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का संबंध है सड़क से, बिजली से, सिंचाई से, आवास से। तो फ्रेंड्स याद रखिए, बहुत सरल है, आवास से। किससे? आवास से। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का संबंध आवास से। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए फ्रेंड्स, बताइए प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स आपको मालूम है वर्ष 2000 में हुई। कब हुई थी? वर्ष 2000 में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसका संबंध आवास से है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, बताइए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स याद रखिए, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 को। इसका आंसर भी सही है। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए फ्रेंड्स, बताइए महिला सशक्तिकरण योजना कब शुरू की गई? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 1998 में। कब की गई थी? वर्ष 1998 में। महिला समृद्धि योजना वर्ष 1993 में। महिला सशक्तिकरण योजना वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली परियोजना संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल प्रबंधन से। आपको बताना हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। इसका आंसर डी सही है। हरियाली परियोजना जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई नाम का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ई नाम का क्या अर्थ है? यानी कि ई नाम की फुल फॉर्म बताइए फ्रेंड्स। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसका आंसर सी सही है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया। उसका नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया। उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ई ग्राम स्वराज्य। क्या है? ई ग्राम स्वराज्य। इसका आंसर ए सही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम ई ग्राम स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें? देखिए फ्रेंड्स, बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें?
फ्रेंड्स याद रखिएगा 57,705 कितनी है 57,705। इसका आंसर बी सही है 57,705। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत संख्या कितनी है 57,705। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से। देखिए इसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। आगे देखिए खेती की लागत को कम करना, ये भी सही है। किसानों की आय को बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना, किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान न देना, बिल्कुल गलत बात है। किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। आगे देखिए खेती की लागत को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा ग्राम योजना कब शुरू की गई। देखिए फ्रेंड्स बताइए गंगा ग्राम योजना कब शुरू की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जनवरी 2016 में। कब स्टार्ट हुई थी, जनवरी 2016 में। इसका आंसर सही है जनवरी 2016। गंगा ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई। 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई। देखिए फ्रेंड्स बताइए 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई। देखिए इसमें वर्ष 1989-90 में, वर्ष 1990-91 में, वर्ष 1991-92 में, वर्ष 1988-89 में। देखिए फ्रेंड्स बताइए 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 10 लाख कूप योजना वर्ष 1989-90 में। कब स्टार्ट हुई थी, वर्ष 1989-90 में। इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 लाख कूप योजना अभी आपने देखी थी, वर्ष 1989-90 में आई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या थे। 10 लाख कूप योजना मिलियन वेल के प्रमुख लक्ष्य क्या थे। देखिए फ्रेंड्स बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, सही है। आगे देखिए सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, किसके लिए, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, ये भी सही है। योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना, कितने 10 लाख कूप का निर्माण करना। औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना, नहीं फ्रेंड्स, औद्योगिकी की बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना इसके लक्ष्य में नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हटाइएगा। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर डी सही है, केवल 1 2 3 सही है, 10 लाख कूप योजना वर्ष 1989-90 में आई थी। कब आई थी, वर्ष 1989-90 में आई थी। इसके प्रमुख लक्ष्य में बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई थी। देखिए फ्रेंड्स बताइए स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई थी। देखिए इसमें बताइए कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली योजना कब शुरू की गई थी। देखिए फ्रेंड्स बताइए हरियाली योजना कब शुरू की गई थी। फ्रेंड्स याद रखिएगा जनवरी 2003 में। कब स्टार्ट हुई थी, जनवरी 2003 में। हरियाली योजना की शुरुआत कब हुई थी, जनवरी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान दूत परियोजना कब प्रारंभ की गई। देखिए फ्रेंड्स बताइए ज्ञान दूत परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 2000 में। कब स्टार्ट हुई थी, वर्ष 2000 में। इसका आंसर ये सही है, ज्ञान दूत परियोजना वर्ष 2000 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञान दूत योजना से संबंधित है। ज्ञान दूत योजना के बारे में क्या सत्य है। देखिए फ्रेंड्स बताइए ज्ञान दूत योजना के बारे में क्या सत्य है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में। बेरोजगार शिक्षित युवाओं को सूचनालय, आगे देखिए सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये परियोजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अभी आपने देखी थी, ये परियोजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, सही है। लगभग 600 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत हैं। कितने, लगभग 600 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, ज्ञान दूत परियोजना के अंतर्गत। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी, ठीक है। ज्ञान दूत परियोजना के बारे में बेरोजगार शिक्षित युवाओं को सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता। ये परियोजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। लगभग 600 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। किसके, ज्ञान दूत परियोजना में, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य है। देखिए इसमें कौन सा सही तथ्य है डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवा का विस्तार है।
ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवा का विस्तार है। ये शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। ये शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। उपर्युक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। उपर्युक्त सभी डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में ये सभी तथ्य सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवा का विस्तार है। ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवा का विस्तार है। ये शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्य रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? मुख्य रजिस्ट्रार। ठीक है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी मुख्य रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? मुख्य रजिस्ट्रार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसमें होती है? उत्तराधिकार सिद्ध करने हेतु, संपत्ति प्राप्त करने हेतु, बीमा हेतु, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी में मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उत्तराधिकार सिद्ध करने हेतु, संपत्ति प्राप्त करने हेतु, बीमा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है। फ्रेंड्स बताइए, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की क्या उपयोगिता है? प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। जन्म पंजीकरण संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता में, प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में, माता व शिशु की प्रसव देखभाल में, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, मृत्यु के अभिलेखों का क्या उपयोग है? महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिक अध्ययन में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिक अध्ययन में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, जिला पंचायती राज अधिकारी बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या करता है? जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर सी सही है, मुख्य चिकित्सीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? किस की शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है हाइपरलिंक डालने के लिए? किसके लिए? हाइपरलिंक डालने के लिए अल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के। तो फ्रेंड्स याद रखिए कंट्रोल प्लस के, इसका आंसर भी सही है, कंट्रोल प्लस के। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल प्लस के का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, आपको कॉपी और पेस्ट की बतानी। देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर बी सही है, इसका आंसर बी सही है। देखिए बी में क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए डैश फंक्शन कुंजी दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स बताइए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? F1, F5, F2, F11। फ्रेंड्स याद रखिए F2 का। किसका? F2 का। ठीक है, MS एक्सेल में एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XLSX किसका एक्सटेंशन है? देखिए इसमें एक्सेस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट्स। फ्रेंड्स याद होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सेल का है। किसका? एक्सेल का। इसका आंसर भी सही है, XLSX किसका एक्सटेंशन है? एक्सेल का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइलों को कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइलों को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें ग्रिड, डाटाबेस, वर्कशीट, वर्कबुक। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्कबुक। क्या कहते हैं इसको? वर्कबुक कहते हैं। इसका आंसर डी सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइलों को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए वर्कबुक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट है। देखिए फ्रेंड्स बताइए किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिए कैल्क। फ्रेंड्स याद रखिए कैल्क, यानी कि इसका आंसर सी सही है, कैल्क। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कैल्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बताइए निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं। देखिए इसमें रैम, बायोस, सीपीयू, रजिस्टर। देखिए फ्रेंड्स, बताइए निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसमें? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस में। रैम की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया और डैश में संग्रहित किया गया, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए। जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए। मेमोरी में आगे देखिए, मेमोरी एंड चिप कंट्रोल यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, बताइए किसमें संग्रहित किए गए। आपको मालूम होगा मेमोरी में। किसमें? मेमोरी में। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है, मेमोरी में। किसमें? मेमोरी में। प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी रूप में दर्शाया गया और मेमोरी में संग्रहित किया गया, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में डैश में मापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में डैश में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मिनट में, मिम्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेगाहर्ट्ज, नैनो सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, बताइए माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति किस में मापी जाती है। फ्रेंड्स याद रखिए मेगाहर्ट्ज में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। इसका आंसर सी सही है, मेगाहर्ट्ज में। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है। देखिए इसमें मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इनपुट। कौन सा? इनपुट यूनिट सीपीयू का भाग नहीं। इनपुट सीपीयू का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए सीपीयू के भाग में मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनियाक, एडवेक आदि डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है? एनियाक, एडवेक कंप्यूटर की किस पीढ़ी के उदाहरण है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए एनियाक, एडवेक दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, प्रथम के। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रथम के यानी कि पहली पीढ़ी के हैं। एनियाक और एडवेक किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IBM 360, IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। IBM 360, IBM 370। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा तीसरी पीढ़ी संबंधित है। किससे? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर डी सही है। IBM 360, IBM 370 ये तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के किस श्रेणी के पोर्ट को प्रिंटर भी कहा जाता है। किस श्रेणी के पोर्ट को प्रिंटर भी कहा जाता है? देखिए इसमें बीजे पोर्ट, इथरनेट, पैरेलल, सीरियल। देखिए फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है। डिवाइस देखनी है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, बिल्कुल सही है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, इसका आंसर ये सही है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठक पहचानती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कौन पहचानती है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे गए पाठ्य या प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है। MICR, OMR, OCR, VCR। स्कैनिंग वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य या प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा OCR क्या होती है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR की फुल फॉर्म याद रखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। VCR बारकोड रीडर। VCR बारकोड रीडर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। 23 सितंबर 1887 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2005 में। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ 2005 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए फ्रेंड्स, बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने में।
फ्रेंड्स याद रखिएगा पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा, 24 फरवरी 2019 को। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है लाभ प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। देखिए फ्रेंड्स बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1992 में, यानी कि इसका आंसर डी सही है। 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना 1992 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 2 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन रही? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। कौन रही? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। याद रखिए फ्रेंड्स, दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन रही? सुश्री मायावती जी। कितनी बार मुख्यमंत्री बनी? 4 बार। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ है फ्रेंड्स? इसको भी याद रखिए, ये प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में। कब हुई थी? वर्ष 1999 में। इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कौशाम्बी। देखिए फ्रेंड्स बताइए किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? फ्रेंड्स याद रखिएगा सीतापुर में। किसमें? सीतापुर में। इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए अमीर खुसरो एटा से थे, बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब आगरा से, ये भी सही है। जोश मलिहाबाद, बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबाद। जोश कहाँ से थे? मलिहाबाद से। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से, नहीं फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल थे शाहजहाँपुर से। कहाँ से? शाहजहाँपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर से थे, प्रयागराज से नहीं थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, अमीर खुसरो एटा से, मिर्जा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबाद से, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है, यही सही सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, कृष्ण महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। देखिए फ्रेंड्स बताइए कथक कलाकार कौन सा नहीं? फ्रेंड्स याद रखिए कृष्ण महाराज। कौन? कृष्ण महाराज। कृष्ण महाराज तबला वादक हैं। क्या है फ्रेंड्स? कृष्ण महाराज तबला वादक है। कृष्ण महाराज तबला वादक हैं। कथक कलाकार में फ्रेंड्स नाम याद रखिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था? देखिए फ्रेंड्स बताइए मथुरा के आसपास के क्षेत्र को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या कहा जाता था? देखिए फ्रेंड्स इसमें बताइए पांचाल। नहीं फ्रेंड्स, पांचाल कहते थे। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र को पांचाल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी अक्षित्र थी। अंग बिहार में पड़ता था। किसमें? अंग बिहार में, जिसकी राजधानी चंपा थी। आगे देखिए सूरसेन, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी सही है, सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। क्या कहते थे? सूरसेन कहते थे। मत्स्य कहाँ पड़ता था फ्रेंड्स? आपको मालूम होगा राजस्थान में। कहाँ पड़ता था? राजस्थान में, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर सी सही है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? किसका प्याला? शक्कर का प्याला। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा राज्य है जो भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश को शक्कर के प्याले के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। किसको? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? देखिए इसमें फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। गेहूं आलू गन्ने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किसमें? प्रथम स्थान पर है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर ए सही है, फूलों का। ठीक है, इसका आंसर ए सही है, फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, देखिए फ्रेंड्स बताइए वो कौन सा राज्य है जिसमें नलकूप और कूप से सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो फ्रेंड्स याद रखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर ये सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक भारतीय प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? काशी। उत्तर प्रदेश का काशी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आइए फ्रेंड्स देखते हैं कहाँ स्थित है। बरेली, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर। देखिए फ्रेंड्स बताइए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, लालगंज में। कहाँ है? लालगंज में, यानी कि रायबरेली में। इसका आंसर बी सही है, लालगंज रायबरेली में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, लालगंज रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सहारनपुर में। कहाँ है? सहारनपुर में। इसका आंसर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में कौन सा उद्योग है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए, आपको बताना किस शहर में कौन सा उद्योग है। देखिए इसमें आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है। क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। ए का 4 सही है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ए का 4 सही है। रेणुकूट में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। ऋषिकेश में क्या है? ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा कंपनी है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक प्लांट है। आगे देखिए, मेरठ में क्या है? आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, अच्छे से मालूम होगा, मेरठ में खेल का सामान। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए, यानी कि सी का 1 सही है। सी का 1 सही है। अलीगढ़ फ्रेंड्स ताले के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है, यानी कि डी का 3 सही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, इसमें कौन सा सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका सी सही है। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। एक बार फिर देखिए, रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, ए का 4 सही है। रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट, यानी कि बी का 2 सही है। मेरठ खेल का सामान, मेरठ खेल का सामान, सी का 1 सही है। अलीगढ़ ताले के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान पर। बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान पर। फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। किसमें स्थित है? बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताज अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंड्स याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर में। किसमें? गौतम बुद्ध नगर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। किसमें? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आपको बताना है बहू बेगम का मकबरा कहाँ है। आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में, फैजाबाद में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? फैजाबाद अयोध्या में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।